हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 36। आप तो कल का वेट कीजिए, मैं आपको कल एक बड़ी सी गुड न्यूज़ दूंगी। वो खुश होकर बोला, अपना ख्याल रखना और कोई गलती मत करना, ओके। वो कॉल कट कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे पता है तुम मेरे 1000 लोगों को भी यूं पलक झपकते ही मार डालते, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। अब तो बस वो अपना काम पूरा कर ले, फिर मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। रंजीत बहुत खुश था। उसने इस बार कुछ अलग ही सोचा था और उसको पूरा यकीन था कि वो इस बार कामयाब होगा। उसने इस बार कुछ अलग ही चाल चली थी। सुबह का वक्त, चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी और सबके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। दादी तो बहुत खुश थी। वो चारों तरफ घूम घूम कर सबको गौर से देख रही थी। उनको कोई भी कमी नहीं चाहिए थी। वहीं सुरभि जी ने तो पूरा घर ही सर पर उठा लिया था। वो सब पर बस बरस रही थी। आप लोगों ने यहाँ पर ये अच्छे से नहीं किया। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये कलर नहीं करना था, यहाँ पर रेड ड्रेस होना चाहिए था और आप लोगों ने पिंक लगा रखी है। सुरभि जी चारों तरफ का डेकोरेशन देख कर बस बोले जा रही थी। वहीं काव्या तो बस सब बेचारों को देख रही थी। वो सुरभि जी को पीछे से हक कर बोली, माँ चिल करो ना, पहले सांस तो ले लो, फिर उन बेचारों पर बरसना। सुबह से सबकी जान निकाल रखी है आपने। काव्या बड़ी मासूमियत से बोली तो सुरभि जी उसकी तरफ पलटकर बोली, देखो ना आज शादी है, लेकिन उन्हें देखो, कछुए की चाल से काम कर रहे हैं। अगर ऐसे ही करने से रहे तो शादी भी हो जाएगी और इनका काम तब भी चलता ही रहेगा। काव्या को बहुत हंसी आ रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही रूपा भागते हुए आई और बोली, आंटी इनकी खबर बाद में लेना, पहले जाकर अपनी बहू को तो देखो जो अभी तक उठी ही नहीं है। रूपा की बात सुन सुरभि जी अपने सर पर हाथ रख ली, बोली, यहाँ आज हो क्या रहा है, तुम जाओ और उन्हें उठाओ बेटा। रूपा बड़ी सी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है और कनिका के साथ सभी के कमरे की ओर चली जाती है। तीनों लड़कियां अब तक सो रही थी क्योंकि वो काफ़ी लेट से जो सोई थी अपने प्यारे से होने वाले हस्बैंड की हरकतों से। और कल अंगद ने तो पीहू को आधी रात तक सोने नहीं दिया था। जब सुबह अंगद ने पीहू को उठाने की कोशिश की तो वो गुस्से से ऐसा बरसी कि बेचारे का शकल बन गया था। रूपा और कनिका दोनों मिलकर तीनों को उठाती हैं और फिर तीनों अपने कमरे में ही जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हैं। और आज उन्हें मुहूर्त होने तक अपने कमरे में ही रहना था। मानवी भी कल यहीं रुकी थी क्योंकि वो समीरा की बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी आज बहुत खुश थी। वही विक्रम की नजर तो बस उसी पर बनी हुई थी। वो उससे कब से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको अपने पास देखते ही उसकी जुबान पर जैसे ताला लग जाता था। वो खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोला, यार तेरे सामने ही तो है, अगर ऐसे ही डरता रहेगा तो कैसे चलेगा। लेकिन नहीं, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे वो तुझे खा ही जाएगी। उसने काफ़ी कोशिश की पर सब बेकार रहा। धीरे धीरे शाम हो गई और पूरा घर सितारों की तरह चमकने लगा। धीरे धीरे सारे गेस्ट भी आते गए। वहीं सब अपने अपने कमरे में रेडी थे। तभी रूहानी के कमरे का दरवाज़ा खोला और समीरा बड़ी सी स्माइल करते हुए अंदर आई। उसके हाथ में जूस का एक गिलास था। वो रूहानी के पास आकर खड़ी हो गई और रूहानी रेड कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मानवी रूहानी को हक करते हुए बोली, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि ध्रुव जी की जान लेकर रहेंगी आप। सच में रूहानी आज किसी राजघराने की रानी की तरह लग रही थी। वो लाइट मेकअप की थी लेकिन उसमें भी वो कहर ढा रही थी। मानवी की बात सुन रूहानी शर्मा गई और आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। मानवी जूस का ग्लास रूहानी के आगे करते हुए बोली, ये लीजिए, इसे पीजिए, अभी आपकी शादी में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक आपको भूख भी लग जाएगी। रूहानी बड़ी सी स्माइल की और जूस का ग्लास उससे लेकर बोली, तुम कितनी प्यारी हो, थैंक्स। इतना बोलकर रूहानी जूस पी गई क्योंकि उसको सच में उसको प्यास तो लग रही थी। रूहानी ने जैसे ही जूस खत्म की उसे चक्कर आने लगे और वो जैसे ही गिरने को हुई मानवी उसको पकड़कर बेड पर लाकर लेटा दी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो कुछ देर तक रूहानी को ऐसे ही देखती रही। उसके बाद एक गहरी सांस लेकर रूहानी का मासूम सा चेहरा देखते हुए बोली,
मुझे माफ़ करना, पर मैं मजबूर हूँ, मुझे ये करना ही होगा। मुझे पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ध्रुव जी को उनकी गलती की सजा तो मैं लेकर रहूँगी। फिर वो जल्दी से किसी को कॉल कर बोली, हाँ मैंने अपना काम कर दिया है, अब जल्दी आओ। रूहानी को हमें जल्दी ही यहाँ से लेकर जाना होगा, वरना हम फंस सकते हैं। सामने साइड से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन मानवी जल्दी से कॉल कट कर देती है। वो रूहानी के चेहरे को देखती है तो उसे बहुत अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे वो कुछ गलत कर रही हो, लेकिन वो बहुत मजबूर थी। वो खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, नहीं तू कमज़ोर नहीं पड़ सकती, भूल मत तूने क्या खोया है। तूने ध्रुव को भी वही दर्द देना होगा जो तुमने सहा है। इतना बोलकर वो किसी का वेट करने लगती है। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वो जो कर रही थी उसमें उसका दिल बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आया। उसने तुरंत कॉल पिक किया और दरवाज़ा खोलने चली गई तो एक लड़का अंदर आया। उसको देखकर मानवी मुंह बनाकर बोली, तुम पागल हो क्या, इतना टाइम क्यों लगाया? अब जल्दी करो वरना अगर पकड़े गए तो ध्रुव जी हमें जिंदा गाड़ देंगे। वो लड़का उसकी सारी बातों को इग्नोर कर बेड पर आराम से बेहोश पड़ी रूहानी को देखने लगा। उसके चेहरे पर रूहानी को देखकर एक चमक सी आ गई थी। वो अपनी ललचाई नजरों से उसे देख रहा था। तभी मानवी उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अब उसे घूरना हो गया हो तो यहाँ से निकलने का सोचो। यहाँ से निकलने के बाद जितना हो सके उतना घूर लेना। वो लड़का हल्का मुस्कुराया और रूहानी को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला, इसे बस मेरी कार तक लेकर जाना होगा, फिर कोई टेंशन नहीं। इतना बोलकर वो रूहानी को जैसे ही टच करने वाला था कि एक आवाज़ आई, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमसे भी तो मिल लो। ये आवाज़ सुनते ही उस लड़की का हाथ हवा में ही रुक गया। वहीं मानवी की तो सांसें ही अटक सी गई थी। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। सामने बालकनी से ध्रुव और आहान सामने आए, जो कि बड़े पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। वहीं बाथरूम से अंगद और मायूर निकले। चारों को देखते ही वो दोनों तो जैसे जम से गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मायूर गुस्से से लाल होकर उस लड़की का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, तू इतना कैसे गिर जाएगा? मैंने कभी सोचा नहीं था, कहा था ना तुझसे दूर रहना भाभी से, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकता। अभय तो आंखों में हैरानी लिए बस सबको देखता रह गया। ये अभय था जो रूहानी को पाने में इतना पागल हो गया था कि उसने रंजीत वर्मा से हाथ मिला लिया था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव को उसके प्लान के बारे में पता कैसे चला। वो यूं पकड़ा गया। वहीं मायूर गुस्से से लाल होकर उसको पंच पर पंच मारे जा रहा था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी पर अपनी गंदी नज़र डालने की? वहीं ध्रुव रूहानी के पास आकर उसको देखने लगा। वो ठीक तो है ना? रूहानी बिल्कुल ठीक थी और अब तो उसकी आंखें भी खुल चुकी थी, क्योंकि ध्रुव ने पहले ही रूहानी का जूस चेंज कर दिया था। रूहानी हैरानी से मानवी को देख रही थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके साथ ऐसा कर सकती है। ध्रुव एक नज़र उसको देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा मेरे ही घर में घुसकर मेरी ही बीवी को उठाकर लेकर जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? फिर एक माफिया इस्माइल के साथ रूहानी के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, पता तो मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही चल चुका था, बस मैं ये देखना था कि तुम्हारे साथ मिला कौन है, बस इसलिए ही अनजान बनकर था। मानवी के तो होश ही उड़े हुए थे। वो काँप रही थी। आहान जो उसे इतनी इज्जत से बात करता था, वो अब अपनी खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रहा था। अगर मानवी की जगह कोई और होता तो शायद आहान अभी तक उसका क्या हाल करता, ये तो वो खुद नहीं जानता था। रूहानी उसकी जान थी। मायूर अभय को काफ़ी मार चुका था, अब उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। ध्रुव उठा और मानवी को घूरते हुए बोला, तुमने मेरी बीवी को चोट पहुंचाने की गलती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसकी आंखें इस बार गुस्से से लाल थी। वहीं मानवी डर से काँप रही थी। वो रोते हुए बोली, मैं रूहानी को कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी, लेकिन आपने जो मेरे भाई के साथ किया है उसे मैं नहीं भूल सकती। सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपना भाई खोया है। आप एक खूनी हैं, मेरे भाई का खून किया है आपने, मैं उसका बदला आपसे लेकर रहूँगी।
उसकी बात सुन ध्रुव का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। उसके गर्दन और हाथों की नसें तन गई। वो अपने अंदर के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। उसको इस तरह से देखकर रूहानी भी डर गई थी। मानवी रोते हुए बोली, आपने मुझसे मेरा भाई छीन लिया, मेरा इकलौता भाई। उसको आपने मार डाला। आप एक खूनी हो। खून किया है आपने मेरे भाई का। वो तेज तेज रोने लगी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। रूहानी से उसका हाल देखा नहीं जा रहा था। तभी अंगद गुस्से से मानवी पर चिल्लाते हुए बोला, वो उसी लायक था। उसको तो मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। और एक बार ध्रुव ने उसे नहीं मारा, वो खुद मरा था। मैं बताता हूँ तुम्हारा भाई क्या था। वो तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं था। अब अंगद की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो एक नज़र ध्रुव को देखता है, फिर बोलना शुरू करता है, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई निहायत गिरा हुआ इंसान था। इंसानों के नाम पर कलंक था। वो समझी तुम। फ्लैशबैक कॉलेज टाइम। ध्रुव कॉलेज टाइम में और भी ज़्यादा रूड था। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। वहीं एक लड़का जो एक नंबर का गिरा हुआ इंसान था। कॉलेज में वो हर दिन किसी न किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता फिरता था। लेकिन एक दिन हद ही हो गई। एक मासूम सी लड़की जो गांव से आई थी, उस लड़की की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो उसके साथ भी ज़बरदस्ती करने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत थी और मासूम भी। वो लड़का उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। जब उस लड़की से सहा नहीं गया तो उसने उसे कस के एक थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़का तो उस थप्पड़ से सुन्न ही हो गया। बात उसके ईगो पर आ गई थी। उसने उसी रात उस लड़की के साथ पूरी रात अपनी भड़ास निकाली। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसको तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने उसकी वीडियो भी बनाई थी, इसलिए वो चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। और सबकी गंदी नज़रों को वो सह नहीं पाई और इसलिए वो सुसाइड कर ली थी। जब ये बात ध्रुव और अंगद को पता चली तो दोनों ने उसको बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। लेकिन रंजीत वर्मा ने अपने पावर का यूज करके उसे आसानी से जेल से निकाल लिया। लेकिन ध्रुव कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने उस लड़के का असली चेहरा पूरे कॉलेज के सामने ला दिया। उसने उसको सबके सामने इतना जलील किया कि वो उस दिन से किसी को शक्ल दिखाने लायक ही नहीं बचा। अब उसका इज्जत मिट्टी में मिल चुका था। वो इस सभी को सह नहीं पाया और फिर उसने अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ ड्रग्स का इतना हैवी डोज लिया कि उसकी मौत हो गई थी। रंजीत वर्मा तब से ही इसका जिम्मेदार ध्रुव को समझकर उससे बदला लेना चाहता था और अब तक वो इसी आग में जल रहा था। मानवी हैरान थी। उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो बाहर पढ़ाई करती थी। वो लड़का उसके बड़े पापा का बेटा था और उसका इकलौता भाई था। और उसको रंजीत ने यही बताया कि ध्रुव ओबरॉय ने उसको मौत के घाट उतारा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसको जो बताया गया वो मान गई। वो उससे बहुत प्यार करती थी। अब मानवी को समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से माफ़ी मांगू। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। ध्रुव ने एक नज़र अभय पर डाली और मायूर को कुछ इशारा किया तो मायूर उसको लेकर वहां से निकल गया। ध्रुव बिना किसी भाव के मानवी के सामने अपने पैंट के जेब पर हाथ डालकर बोला, देखो मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम धोखे में थी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। समीरा तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। तुम उसके लिए सब कुछ हो, इसलिए अपना हुलिया ठीक करो। शादी का टाइम हो गया है। ध्रुव मानवी के डेट को अच्छे से जानता था और दोनों के बीच अच्छा रिश्ता भी था, इसलिए वो मानवी को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो जानता था वो रंजीत की बातों में आकर ये सब कर रही थी। वो ये भी जानता था कि मानवी के डेड को इस बारे में कुछ पता नहीं। वो ध्रुव के लिए वफादार था। मानवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन रूहानी ने उसे समझाई कि जो हो गया उसे भूल जाओ। मानवी ने रूहानी को एकदम से हक कर ली। उसको लगा था कि ध्रुव उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन ध्रुव और रूहानी की बात सुनकर उसको अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। रूहानी उसको शांत कर खुद भी नॉर्मल होकर रेडी हो गई, क्योंकि आज उसकी शादी जो थी। थोड़ी देर बाद नीचे सब अब दूल्हा दुल्हन का वेट कर रहे थे। तभी तीनों जोड़ियां साथ में अलग अलग सीढ़ियों से उतरने लगे। तीनों की जोड़ियां कहर ढा रही थी। सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। सब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे।
दादी की आंखों में तो चमक उठी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नागा अर्जुन जी का भी आंखें नम हो चुकी थी। उसके तीनों बच्चों की आज शादी थी और उनको भी अपने प्यार का साथ मिला था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। एक बाप के लिए आज का दिन कितना बड़ा और खुशी का होता है। और नागा अर्जुन जी तो माँ और बाप दोनों थे। उन्होंने कभी आहान और पीहू को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इधर विक्रम का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। सब कितने कमाल के लग रहे थे। उसके मुंह से अपने ही आप निकल गया, वाह क्या जोड़ी है। ऐसा लग रहा है कि भगवान जी ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। सूर्य उसका मुंह बंद करते हुए बोला, हाँ मेरे भाई, उनकी जोड़ी भगवान ने ही बनाई है, लेकिन उन्होंने इसे पाने के लिए अपना बेस्ट दिया है, तब जाके ये साथ मिला है। तभी रूपा विक्रम का चेहरा मानवी की तरफ मोड़कर एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, देखो भाई, आपकी वाली भी आपके सामने खड़ी है ना, लेकिन आप तो अपनी वाली से ऐसे डरते हैं जैसे वो कोई चुड़ैल हो। अगर उसके साथ लाइफ बितानी है तो हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी ना भाई। प्यार आसानी से नहीं मिलता मेरे प्यारे भाई, उसके लिए कई सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। विक्रम रूपा को घूर कर देखने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे पता चला। विक्रम का मुंह बना देख रूपा बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, भाई आपको क्या लगा, आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं आपकी बहन हूँ, मुझे सब पता है, समझे। विक्रम मुस्कुराया और रूपा को हक कर लिया। सच में रूपा उसकी खून तो नहीं, पर दिल में उसकी सगी बहन थी। ध्रुव और रूहानी तो जैसे चांद की तरह चमक रहे थे। सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिकी थी। लेकिन अंगद और पीहू, आहान और समीरा भी कम नहीं लग रहे थे। मानवी तो बस समीरा को देखते रह गई। समीरा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। दादी के दिल में जहाँ खुशियों की खजाना भरा हुआ था, वो वहीं उनके दिल में एक दर्द भी था, जिसे वो सबसे छुपा रही थी। चाहे अरमान ने जो भी किया हो, वो तो था उनका बेटा ही, और वैसे भी अरमान को फंसाया गया था और अब ये सब अच्छे से जानते थे। वो आज अरमान को दिल से याद कर रही थी। वो अपने आंखों में नमी लिए ध्रुव और रूहानी को देखते हुए खुद से बोली, काश अरमान यहाँ होता, वो आज कितना खुश होता। उसके घर के आंगन में एक साथ उसके 3-3 बेटों की शादी हो रही है। उसको कितना बुरा लग रहा होगा ना। आज सब उसके बेटे को सामने से देख रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी सामने नहीं आ सकता। आज इस शादी में शामिल होने के लिए दुनिया जहान के लोग आए हुए हैं, लेकिन एक वही है जिसे ध्रुव एक नज़र देखना भी नहीं चाहता। अब एक बाप के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि वो जिस बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार करता हो, वही बेटा उसे देखना तक नहीं चाहता, अपनी शादी में एक बार बुलाया भी नहीं। फिर भी दादी अपने दिल की दर्द को छुपाकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन आज नागा अर्जुन को भी अरमान की बहुत याद आ रही थी। वो अरमान के बारे में सोचते हुए खुद से ही बोले, काश मैं जो खुशी महसूस कर पा रहा हूँ वो अरमान भी कर पाता। ध्रुव पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाता, आखिर वो उससे बहुत प्यार करता है। आज उसे कैसे लग रहा होगा, खुद के बेटे की शादी में आने की उसे इजाज़त नहीं है। उसे कितना तकलीफ़ हो रही होगी। तीनों जोड़ी अब हॉल के बीचों बीच में आ चुकी थी। तीनों जोड़ी ही भगवान की बनाई जोड़ी लग रही थी। तभी पंडित जी बोले, मुहूर्त का समय हो गया है, तीनों जोड़ियां आ जाए। ध्रुव रूहानी का हाथ पकड़कर जैसे ही आगे बढ़ने लगा कि रूहानी ने उसे रोकते हुए धीरे से बोली, रुकिए। ध्रुव उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा तो रूहानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपने मुझे एक सरप्राइज़ दिया तो मैं भी आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो रूपा और कनिका को कुछ इशारा की तो दोनों भागकर मेन डोर की तरफ गई और अपने साथ एक शख्स को लेकर आई। उसको देखते ही ध्रुव के चेहरे के भाव एकदम डार्क हो गए। वो कुछ बोलता या करता उससे पहले ही रूहानी ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ कस ली और धीरे से बोली, प्लीज़ डैड हैं वो आपके, प्लीज़ मेरे लिए। वो रूहानी की आंखों में देखने लगा जिसमें एक रिक्वेस्ट थी। वो उसकी खुशी चाहता था और ये रूहानी को बहुत अच्छे से पता था कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। ध्रुव को चुप देख कर तो जैसे सबके चेहरे खिल उठे। किसी ने भले ही कुछ नहीं बोला, लेकिन सबको सच में अरमान की कमी खल रही थी। अब तो सबके चेहरे पर बड़ी वाली इस मुस्कान थी। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। दादी तो ऊपर देखते हुए बोली, हे भगवान,
आपने मेरी सुन ली, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादी को बस यही एक कमी खलती थी जो आज रूहानी की वजह से पूरी हो गई। अब तो सबको अरमान से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उन्हें तो अरमान पर तरस आता था कि वो कैसे सौम्या जी के जाल में फंस गए थे। अरमान जैसे ही अंदर आए, दादी उसके सीने से लग गई। अरमान के दिल में आज सालों बाद एक सुकून आई। सबके चेहरे खिल उठे और फिर तीनों जोड़ी अपनी अपनी जगह पर बैठ गई और रस्में शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और तीनों कपल एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने तीनों जोड़ों के फेरे करवाए। फिर धीरे धीरे सारी रस्में होने लगी। फिर पंडित जी ने बोले, वर वधू की मांग भरे। पंडित जी ने जैसे ही ये बोला, तीनों ने अपनी अपनी वाइफ की मांग में सिंदूर भरा। फिर पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और बोले, अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएं। उनकी बात सुन तीनों दूल्हे राजा ने अपने ही अपनी वाइफ को अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाया। रूहानी ने आज सुबह ही अपना मंगलसूत्र उतारकर मंदिर में रख दी थी। फिर उसको पंडित जी से पूजा करवाकर थाली में रख दी थी और उसी को ध्रुव ने अभी उसके गले में पहनाया। ये रूहानी के लिए बहुत कीमती था। तीनों जोड़ी बहुत ही खुश थे। रूहानी के चेहरे से तो मुस्कान जा ही नहीं रही थी। पंडित जी एक आखिरी मंत्र पढ़ने के बाद एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, विवाह संपन्न हुई। आज से आप लोग पति पत्नी हुए। ये सुनते ही सब ने उन पर फूल बरसाए और फिर तीनों जोड़ों ने सबका आशीर्वाद लिया। ध्रुव तो अरमान के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन रूहानी उसका हाथ पकड़कर उनके पास लेकर चली गई और फिर एक प्यारी सी इस्माइल करते हुए ध्रुव को इशारा की तो उसने भी बस अपनी पलकें झपका दी। फिर दोनों ने साथ में अरमान के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अरमान की खुशी का आज कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी से भर गया और दोनों को उठाते हुए बोला, भगवान तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियाँ दे और तुम्हें कभी किसी की नज़र न लगे। ये सुनते ही रूहानी के ओठों पर बड़ी सी इस्माइल आ गई और वो अरमान जी के सीने से लगकर बोली, थैंक यू डैड। अरमान जी को इस वक्त इतना सुकून मिल रहा था कि उनका मन कर रहा था कि ये पल यहीं ऐसे ही थम जाए। उनकी आंखें नम हो गई। रूहानी उनसे दूर होकर उसकी आंखों को देखते हुए बोली, डैड शादी हमारी हुई है, फिर आप क्यों रो रहे हो? आपको कोई घर से नहीं निकाल रहा, तो प्लीज़ मत रो। रूहानी की बात सुन सब हंस पड़े। अब ध्रुव को भी अरमान से उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर ध्रुव और रूहानी नागा अर्जुन के पैर छूने के हुए तो नागा अर्जुन जी ने दोनों को सीने से लगा लिया। फिर दोनों के सर पर हाथ रख बोले, तुम्हारी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। मेरे बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, चाहे जैसे भी हालात हो। तुम्हारे बीच प्यार कभी कम ना हो। नागा अर्जुन जी का तो रूहानी को छोड़ने का मन ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रूहानी को छोड़ा, क्योंकि उनके पीछे भी दो जोड़ियाँ खड़ी थी। सभी ने सब बड़ों से आशीर्वाद लिया। सब ने उन्हें दिल से दुआ दी। सारे गेस्ट बारी बारी उन्हें आकर बधाई देने लगे। इस शादी में काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। सबको इस तरह की शादी से एक बड़ा झटका लगा था। सब शॉक्ड थे, लेकिन वो जानते थे कि उनकी भलाई इसी में है कि वो चुपचाप शादी अटेंड करे, वरना उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक सवाल करने की हिम्मत नहीं उठाई। धीरे धीरे सारे गेस्ट डिनर कर चले गए। रूहानी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि आज अरमान जी को यहीं रुकने दे, तो ध्रुव ने अरमान को एक नज़र देखने के बाद रूहानी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। दादी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। दादी ही नहीं बल्कि सब भी बहुत खुश थे। वहीं वेद भी आया हुआ था। रूहानी ने ही उसे बुलाई थी। ध्रुव ने वेद को जैसे ही देखा, उसे पुरानी बातें याद आ गई, लेकिन वो जानता था कि अब वेद बिल्कुल बदल चुका है और रूहानी को उस नज़र से नहीं देखता। फिर भी उसने उसको एक वार्निंग लुक दी, जिसे देखकर वो डर गया। ध्रुव उसको इस तरह से देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम भी यहीं रुक सकते हो, लेकिन अपनी लिमिट मत भूलना। फिर अपनी आंखें तीखी कर एक स्माइल करते हुए बोला, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? वेद ने बस अपना सिर हिला दिया तो ध्रुव रूहानी को अपनी बाहों में भरकर अपने कमरे की ओर चला गया। आहान समीरा को अपने साथ अपने मेंशन ले आया था और नागा अर्जुन जी तो शादी के बाद जल्दी अपने मेंशन आ गए थे।
उन्हें अपनी नई बहू का स्वागत जो करना था, समीरा को एक सपने जैसा सब लग रहा था। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, नागा अर्जुन दोनों को दरवाजे पर ही रोकते हुए आहान से बोले, रुको भी, आज पहली बार बहू हमारे घर आ रही है, ऐसे ही अंदर लाओगे? इतना बोलकर वो किसी को आवाज लगाए तो एक औरत आरती की थाल लेकर आई। उसको देखते ही आहान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो औरत इस घर की सबसे पुरानी सर्वेंट थी। सारा के जाने के बाद उन्होंने ही आहान को एक माँ की तरह संभाला था। आहान उसको माँ ही मानता था। वो आगे आई और दोनों की आरती करने लगी। आरती के बाद उन्होंने समीरा को देखते हुए चेहरे पर चमक के साथ बोली, बहुत प्यारी हो तुम, तुम्हारे कदम से इस घर में खुशियाँ आए हैं। फिर एक सुंदर सा कलश रखकर बोली, चलो अब गृह प्रवेश करो बेटा और अपने शुभ कदम रखो, जिससे ये घर फिर से एक घर बन सके। समीरा भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने दाएं पैर से कलश गिराने ही वाली थी कि एक कड़क आवाज आई, रुको, खबरदार जो मेरे मर्जी के बिना एक कदम भी अंदर रखा तो। ये कड़क आवाज सुनते ही उसके पैर वहीं रुक गए। वहीं आहान के चेहरे पर गुस्सा छा गया। ये आवाज बहुत कड़क थी, जिससे समीरा एकदम से डर गई। उसके पैर जो कलश को छूने ही वाली थी, वो वहीं जम सा गया। उसके चेहरे पर एक घबराहट सी आ गई थी। वहीं आहान अब गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि उसकी जान का चेहरा रोने वाला हो गया था। वो गुस्से से लाल होकर एकटक सूर्य को घूरने लगा, क्योंकि ये कारनामा उसी का तो था। वो बड़े अदा के साथ चलकर उनके सामने आकर खड़े हो गया। नागा अर्जुन जी भी घूरते हुए उसके सर पर हल्की सी चपाट लगाकर बोले, तुम पागल हो क्या? नई बहू का स्वागत कोई ऐसे करता है क्या भला? देखो तो जरा बच्ची कितनी डर गई है। वो सूर्य को समीरा की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम इस बंदर से डरो मत बेटा, इसके दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है। आहान समीरा के कंधे पर हाथ रख उसको शांत कराता है। सूर्य ने जैसे ही समीरा का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो उसे थोड़ा बुरा लगा, पर फिर वो एक बड़ी सी स्माइल करते हुए समीरा से बोला, सॉरी समीरा, मुझे नहीं पता था तुम इतना डर जाओगी। मैं तो बस इतना चाहता था कि मैं तुम्हारा ग्रैंड वेलकम कर सकूं। फिर वो एक नज़र आहान को देखता है, जो उसे खा जाने वाली नटरों से देख रहा था। वो उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उससे बोला, अरे यार अब गुस्सा छोड़ो, मैं बस मजाक कर रहा था। अब प्लीज़ जल्दी से अपने शुभ कदम अंदर रखो। समीरा एक लंबी सांस लेकर अपने कदम अंदर रखी। आहान भी उसके कदम के साथ ही अपने कदम अंदर रखता है। दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, उस पर गुलाब के फूलों की बारिश होने लगती है। वो बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसको खुश देख आहान भी बहुत खुश था। वहीं नागा अर्जुन जी भी उन्हें देख हल्का मुस्कुरा दिए। ओबरॉय मैंसन मानवी आज भी यहीं रुकी हुई थी। अब तो वो रूपा और कनिका के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल चुकी थी और उनके बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तीनों एक ही कमरे में बेड पर बैठकर बातें कर रही थी और तीनों एक ही बेड पर सोने वाले थे, क्योंकि वो काफ़ी क्लोज हो चुके थे। तीनों ही नॉन स्टॉप वाली मशीन थी, इसलिए तीनों की काफ़ी अच्छी जम रही थी। अंगद का कमरा। अंगद जैसे ही कमरे में आया तो पीहू को देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। पीहू इस वक्त नाइट गाउन पहनकर बेड पर बैठी उसी का वेट कर रही थी। वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप वाली नाइट गाउन जो उसके घुटनों तक की थी, उसमें वो बहुत ही हॉट लग रही थी। अंगद के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगी थी। वो धीरे से उसके पास आया और उसको देखकर उसका मुंह सूखने लगा। वो बोला, तुमने इतनी जल्दी चेंज क्यों कर लिया? तुम्हें पता नहीं क्या, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम मेरी वाइफ हो। चेंज तो मुझे करना चाहिए था, ये मेरा हक था ना। पीहू उसको ऊपर से नीचे तक घूरते हुए एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, ओहो तुम भी ना बहुत भोले हो। इतना बोलकर वो धीरे से उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, अब वो जमाना गया पतिदेव जी, अब सब कुछ बदल गया है ना। अंगद मुस्कुरा दिया और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को अच्छे से लपेटकर बोला, अच्छा ऐसा है क्या? चलो इसमें भी मेरा ही फ़ायदा है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं तो बड़ा खुश हूँ। अंगद धीरे धीरे उसके कमर को सहला रहा था और उसके ओठ पीहू के नेक पर धीरे धीरे चल रहे थे, जिससे पीहू की पूरी बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज से चलने लगी। वहीं उसका दिल तो जैसे अभी ही बाहर ही आ जाएगा।
वो इतना शोर कर रहा था कि अंगद उसको आसानी से सुन सकता था। पीहू की हालत अंगद अच्छे से समझ रहा था। वो तिरछा मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी गर्म सांसें उसके कानों में छोड़ते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतना काँप क्यों रही हो? पीहू अंगद के गर्म सांसों से और भी ज़्यादा मचल रही थी। वो अपने कांपते बॉडी को कंट्रोल करते हुए हकलाते हुए बोली, न न नहीं तो मैं कहाँ काँप रही हूँ। उसके ओठ काँप रहे थे और उसकी पूरी बॉडी अंगद की छुओं से सिहर रही थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। क्या आप अगला एपिसोड तीनों कपल्स के रोमांटिक पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना मत भूलना। और ये भी बताना मत भूलना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।